हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं हमेश शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में बात करेंगे बी थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भी गृह विज्ञान यानी होम साइंस से बिलोंग करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे न्यू मॉडल पेपर के साथ। आज के पेपर में हम न्यू मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो उन्नत पोषण और मानव विकास आपका प्रश्न पत्र है। इसमें हम आपको बात करेंगे सबसे अहम मूल भाव जो आपके पेपर में बी थर्ड सेमेस्टर के पेपर में आएगा प्रश्न, वो आज के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे। तो आज के कुछ नए प्रश्नों के साथ आप लोग के बीच में आया हो दोस्तों, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मज़े आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे हम साथ में। तो अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और मज़े से आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के नए क्लास की तरफ, आज के नए न्यू सेशंस की तरफ। आज के सेशन में कुछ नया सीखेंगे और अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। आई होप आप लोग को मैं जितना भी वीडियो बैक का आपको बताया है सारा समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आज से फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कुछ इसी तरीके से आपके बीच में लेके आया हूँ। आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान यानी जिसे हम कहते हैं होम साइंस। प्रश्न पत्र आपका है उन्नत पोषण एवं मानव विकास। टाइम आपको पता ही 3 घंटे का होता है। आपका NEP का मतलब होता है नई शिक्षा नीति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 3 मेजर सब्जेक्ट और एक इलेक्टिव विषय के साथ आप लोगों के बीच में मैं आपको नए नए तरीके से नए नए प्रश्न और नए नए मॉडल पेपर सॉल्व कराता रहता हूँ, जिसमें 3 खंड में विभाजित होता है। सेक्शन आ यानी सेक्शन ए जिसे हम खंड आ बोलते हैं, सेक्शन बी जिसे खंडवा कहते हैं और सेक्शन सी जिसे खंडसा कहते हैं। ये 3 खंड आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और सभी के प्रश्न आपके सेक्शनावधि के अकॉर्डिंग आपका डिवाइडेशन होता है, यानी कि सेक्शन के अनुसार आपका डिवाइड होता है। तो इसी के अनुसार आपका मॉडल पेपर तैयार करते हैं और अच्छे से आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, पहले का फर्स्ट है खंड आ का। खंड आ में आपको पता ही है सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, पुनरावृत्ति को हम लोग दोहराते हैं। 50 शब्दों में आपको पहला प्रश्न करना है और पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका है कि पोषण की परिभाषा दीजिए। अब पोषण किसे कहते हैं? पोषण का मतलब होता है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। पोषण का मतलब होता है, पोषण की परिभाषा साफ तौर पे कहता है कि पोषण जो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रिया होती है उसको संगठन करता है। संगठन का मतलब होता है उसको एकजुट सम्मिलित करता है और वो आपको शरीर को स्वस्थ बनाता है। क्या करता है? स्वस्थ बनाता है। अब जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों का ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। मतलब बात करें, अगर आपकी शरीर में कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसको हम पोषण के द्वारा ही उसको ट्रू कर सकते हैं या सत्यापित कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है RDA। RDA का मतलब क्या है? RDA का तात्पर्य है पोषक तत्व की उपयुक्त मात्रा है। RDA का मतलब होता है पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा जो बच्चे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी RDA को रेकमेंड डाइटरी इंटेक्ट भी कहा जाता है। भारत में RDA जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? ICMR द्वारा RDA को हम तय करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। स्वस्थ होता है WHO। स्वस्थ की परिभाषा है WHO, जिसे हम कहते हैं WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम 7 अप्रैल 1947 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्य न्यायालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है WHO का। तो WHO के अनुसार कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। टेवर जी के अनुसार कहा गया कि स्वस्थ व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर
और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। तो ये आता है आपका स्वस्थ की परिभाषा। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन। जल एवं वसा में घुलनशील में, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? पहले तो आप सीखेंगे जल में घुलनशील विटामिन आपका आता है विटामिन बी और विटामिन सी। उसके बाद फिर वसा में आपका घुलनशील जो होता है विटामिन, वो आपका आता है ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपके आते हैं जल एवं उषा में घुलनशील, जो विटामिन घुलनशील होते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है मानव विकास के क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां प्रश्न कि मानव विकास के क्षेत्र। अब मानव विकास के क्षेत्र में निम्न है, मानव विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न है। पहला तो आपका आता है शारीरिक विकास, दूसरा आता है आपका मानसिक विकास, तीसरा आपका आता है इसमें सामाजिक विकास होना चाहिए, चौथा आपका आता है संवेगात्मक विकास, पांचवा आपका आता है क्रियात्मक विकास, छठा आपका आता है भाषा विकास, उसके बाद फिर सातवां आपका आता है नैतिक विकास और सातवां आता है संज्ञानात्मक विकास, आठवां व्यक्तित्व विकास और नौवां आपका आता है सृजनात्मक विकास। फिर 10वां आता है खेल विकास, 11वां स्मृति विकास और 12वां आपका आता है कल्पना शक्ति का विकास। उसके बाद फिर आपका आता है 13वां रुचि का विकास, 14वां आपका आता है आत्म विकास। तो ये टोटल मिलके आपके आते हैं मानव विकास का क्षेत्र, यानी कि अगर ये सारे विकास आपके अंदर है तो एक स्वस्थ मनुष्य के रूप में आप उत्सर्जित हैं। उसके बाद फिर आपका आता है वयः संधि। वयः संधि अवस्था किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है सेक्शन आ का। इसमें लिखना होगा आपको वयः संधि अवस्था का यौन यानी कि यौनोत्सुकता एवं प्यूबर्टी भी कहा जाता है। जो वयः संधि होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौनोत्सुक यानी कि यौनोत्सुक और प्यूबर्टी, जो लैटिन भाषा को हम प्यूबरेट्स यानी कि प्यूबरेट्स कहते हैं, यानी कि प्यूबर्ट से बना है। वयः संधि अवस्था से तात्पर्य है कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था, यानी इस अवस्था को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला तो आपका आता है इसमें पूर्व यौनोत्सुक अवस्था, दूसरा यौनोत्सुक अवस्था और तीसरा आता है उत्तर यौनोत्सुक अवस्था। तो ये कौन आता है आपका? 3 वयः अवस्था में आता है। उसके बाद फिर आपका आता है महिला सेक्स हार्मोन। महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? महिला सेक्स हार्मोन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका आता है एस्ट्रोजन और दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। ये दोनों आपके अंदर यानी कि महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। पहला तो आपका आता है कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी महिला सेक्स हार्मोन के अंतर्गत 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका किशोरावस्था में आहार, यानी कि किशोरावस्था में कौन से आहार लेने चाहिए? अब इसमें लिखना होगा आपको किशोरावस्था में कि किशोरों के आहार में दूध से बने पदार्थों को प्रतिदिन कम से कम 4 कप की मात्रा आवश्यक होनी चाहिए। दूध के अभाव में सोयाबीन तथा मूंगफली आदि से प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। भोजन आपका पौष्टिक एवं संतुलित होना चाहिए। तलने व भुनने की क्रियाओं का कम प्रयोग होना चाहिए। मसालों का भी अधिक ना हो तो अच्छा है। भोजन में विविधता भोज्य पदार्थों का तैयार करने की विधियों में आकर्षण को बढ़ाती है। अनाजों के वर्ग के 3 समय के आहार में शामिल करना आवश्यक है, चाहे वह रोटी, चावल, दलिया, खिचड़ी, मैक्रोनी के रूप में ही हो या मिठाई, कॉर्नफ्लोर, मठरी, बिस्कुट आदि के रूप में हो। हरी पत्तेदार तरकारियाँ एवं पीली एवं अन्य सब्जियों का भी आहार विशेष रूप से स्थान है। तो ये आता है आपका किशोरावस्था का आहार। उसके फिर आपका आता है बालक का सामाजिक विकास। बालक का सामाजिक विकास, इसमें लिखना होगा आपको कि बालक अपनी आवश्यकता हेतु दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि बालक जन्म के समय अत्यंत असहाय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होता चला जाता है उसमें आत्मनिरंतरता क्या होती है? बढ़ती जाती है। यद्यपि जीवन भर वह दूसरों की सहायता तथा संपर्क में बिना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होता है, यानी कि प्रत्येक सामाजिक प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है।
बालक के संपूर्ण विकास पर सामाजिक संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस बालक को समाज तथा समूह से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है उसका व्यक्तित्व बड़ा ही संकुचित होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है। एक्टोपिक गर्भावस्था किसे कहते हैं? इसमें आपका आएगा कि एक्टोपिक गर्भावस्था में कि विरेचन के बाद जब शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसे हम एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब कटने का डर रहता है तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक गर्भावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया और वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तो बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्राएं हैं एक दूसरे को जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए और खुद भी पढ़िए क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है खंड बा में केवल 5 प्रश्न करने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। अब इसमें लिखना होगा आपका दूसरा प्रश्न है कि आहार आयोजन के चरण बताइए। आहार आयोजन में कौन कौन से प्रश्न हैं? इसमें लिखना होगा कि स्टेप ऑफ फूड प्लानिंग, यानी कि पहला आपका आता है परिवार के समस्त सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी। इसमें लिखना होगा आपको कि आहार आयोजन करते समय सर्वप्रथम गृहिणी की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति जिसे हम कहते हैं ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च द्वारा विभिन्न आयु लिंग एवं कार्यों के अनुसार प्रस्तावित तालिका के द्वारा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करनी जरूरी है। दूसरा आता है आपका आहार आयोजन के भोज्य वर्गों का उपयोग। पौष्टिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने के पश्चात ऐसे पौष्टिक आहार का चुनाव करना आवश्यक है जो कि विभिन्न भोज्य समूहों के आधार पर किए जा सकते हैं। गृहिणी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भोज्य वर्ग का चुनाव करना चाहे और जहां तक संभव हो प्रत्येक भोज्य समूह में कम से कम एक भोज्य पदार्थ को आवश्यक चुनना चाहिए और इस प्रकार आयोजित आहार पूरा परिवार का समस्त पोषक तत्व उचित अनुपात में प्राप्त हो सके। तीसरा आता है आपका आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलन आहार तालिकाओं का उपयोग। जैसे इसमें लिखना होगा कि आहार आयोजन के बाद गृहिणी को यह जानना चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार सम्मिलित करें और इसके लिए संतुलन आहार तालिकाओं की जानकारी रखना आवश्यक है। तो ये थे आहार आयोजन के चरण। उसके बाद फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है कि क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों को वर्णन कीजिए, यानी कि प्रौढ़ों का वर्णन कीजिए। इसमें लिखना होगा आपको यानी कि क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्णन। पहला तो आपका आता है इसमें क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकरण। पहला तो आता है आपका कम क्रियाशील जिसे कहते हैं हम सेडेंट्री वर्कर। दूसरा आता है मध्यम क्रियाशील जिसे कहते हैं हम मॉडरेटर वर्कर और तीसरा आपका आता है अत्यधिक क्रियाशील जिसे कहते हैं हार्ड वर्कर। पहले में आपका आता है यानी कि कम क्रियाशील जिसे हम कहते हैं सेडेंट्री वर्कर। इसमें लिखना होगा आपका कम क्रियाशील व्यक्ति वाले में कि कम क्रियाशील व्यक्तियों को हल्का फुल्का कार्य करना पड़ता है। अधिकतर ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे कार्य करते हैं जैसे गद्दी पर बैठा दुकानदार, बस ड्राइवर, अधिकारी और क्लर्क इत्यादि। तो ये आते हैं आपके कम क्रियाशील व्यक्ति। दूसरा आता है मध्यम वाले। अब मध्यम क्रियाशील व्यक्ति इसमें आता है कि मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जिनको शारीरिक कार्यों के साथ साथ मानसिक कार्य भी करना पड़ते हैं जैसे ओवरसियर हो गए, इंजीनियर हो गए, ऑफिस के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, बागवानी, घर हेतु खरीदारी करने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन टहलने या खेलना व व्यायाम करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाली महिला तथा स्वयं घर का सारा काम करने वाली महिलाएं भी मध्यम क्रियाशील होती हैं। उसके बाद फिर तीसरा आपका आता है अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें मजदूर भी आते हैं, कुली आते हैं, रिक्शा चालक, किसान, कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर, लुहार, बढ़ई, खानों में काम करने वाले व्यक्ति, राज मजदूर इत्यादि
सभी शामिल किए जाते हैं। घरों में काम करने वाली नौकरानियाँ, खेतों में काम करने वाली स्त्रियाँ, चक्की से पीसना अथवा भोजन ढोना आदि कार्यों करने वाली स्त्रियाँ इस वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। तो ये थे आपके दूसरा पर क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्णन। उसके बाद फिर आपका आता है चौथा प्रश्न, क्रियात्मक विकास का क्रम एवं प्रकार बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है कि नैतिकता के क्रियात्मक विकास का क्रम एवं प्रकार बताइए। अब इसमें लिखना होगा कि क्रियात्मक विकास दो निश्चित क्रम के आधार पर होता है। पहला तो आपका आता है इसमें मस्तकाधोमुखी क्रम, जिसे कहते हैं सिरपुच्छे क्रम, या फिर कहते हैं कपालुकल सीक्वेंस। इसका आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। उदाहरण, यदि 1 माह के शिशु को जमीन पर पेट के बल लिटा दिया जाए तो वह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा सकता है। इसी प्रकार यदि 4 माह के शिशु को सहारा देकर बिठाया जाए तो वह अपने सिर को नियंत्रित कर लेता है। बालक क्रमशः सिर उठाना, बैठना, घिसट कर चलना, खड़े होना, फिर पैरों के बल चलना सीखता है। अर्थात यह समस्त क्रियाएं क्रमशः सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर के क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। दूसरा आता है आपका निकट दूर, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमेडिकल सिस्टम, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इस क्रम से तात्पर्य है कि बालक की सुषुम्ना नाड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास पहले आरंभ होता है। उदाहरण के लिए बालक अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर तथा अंत में कलाई और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। बालकों में हम होने वाला समस्त प्रकार की क्रियात्मक विकास उसकी एक निश्चित आयु एवं अनुभव द्वारा ही होता है। इसलिए व्यक्ति का संपूर्ण क्रियात्मक विकास होने में समय लगता है। उदाहरण के लिए 1 माह की अवस्था में बालक अंगूठा चूसने लग जाता है, 4 माह की अवस्था में वह चीज़ों को पकड़ने लग जाता है और 8 माह की अवस्था तक वह कई चीज़ों में से पसंद की वस्तुएं चुनने लग जाता है। यानी कि और उसके बाद फिर आपको आता है क्रियात्मक विकास के प्रकार। इसमें आता है पहला संवेदनात्मक विकास। संवेदनात्मक विकास में आता है आपका यानी कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति का क्रियात्मक विकास उसके संवेदनात्मक विकास के बिना अधूरा है, क्योंकि वह अपने संवेदों की सहायता से ही क्रियाओं के अर्थ को स्नायु संस्थान द्वारा समझकर वातावरण के अनुकूल समायोजित व्यवहार करता है। अपने 5 संवेदों आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा के द्वारा ही वातावरण में देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद तथा स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकता है। उसका फिर दूसरा आता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। इसमें आता है फिजिकल मेटोर डेवलपमेंट। शारीरिक विकास शारीरिक रूप से क्रियात्मक विकास विकासात्मक निर्देशन नियम, जिसे लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन कहते हैं। इसके अनुसार निम्न हैं। पहला तो आता है कि क्रियात्मक विकास क्रमशः सिर, धड़, हाथ, पैर की दिशा में होता है। और दूसरा आपका आता है बड़ी मांसपेशियों की क्रियात्मक विकास छोटी मांसपेशियों के क्रियात्मक विकास की अपेक्षा शीघ्र होता है। तो ये आता है आपका क्रियात्मक विकास के रूप में। फिर 5वां प्रश्न आता है आपका कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों को बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखना होगा नैतिकता के तत्वों के निर्धारक निम्न से 2 बातों पर ध्यान रखता है। पहला तो आपका आता है बौद्धिक पक्ष और दूसरा आपका आता है भावात्मक पक्ष। दूसरा क्या आता है? भावात्मक पक्ष। अब इसमें आपका आता है बौद्धिक पक्ष में कि बौद्धिक पक्ष से अभिप्राय है कि व्यक्ति को उचित, अनुचित और सही गलत का ज्ञान हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि क्या करने योग्य और क्या नहीं, तब वह जो स्वयं उचित समझता है करता है। ऐसे में कभी कभी अनैतिक कार्यों के ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा आपका आता है भावात्मक पक्ष। इसमें आता है कि भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उचित तथा अनुचित का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने मन से यह भाव उत्पन्न करे कि वह सदैव सही काम करेगा या गलत कार्यों से दूर रहेगा। जैसे व्यक्ति यह जानता है कि झूठ बोलना गलत है तो गलत है, किंतु फिर भी वह स्वार्थवश क्या करता है? झूठ बोलता है, तो यही उसकी नैतिकता नहीं कहलाएगी। अतः
नैतिकता के अंतर्गत सही व गलत को जानना और जीवन में उसका अनुपालन करना दोनों ही क्रियाएं आती हैं। तो ये आती हैं आपके नैतिकता के निर्धारित तत्वों के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है छठा प्रश्न है, पौष्टिक तत्व से आपसे क्या तात्पर्य है? पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें आता है पोषक तत्व। पौष्टिक तत्व में आपका आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व में कि भोजन के अंदर विद्यमान समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हों, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को 6 समूहों में विभक्त किया जाता है। पहला तो आपका आता है प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। दूसरा आता है आपका श्वेतसार, जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तीसरा वसा तथा वसीय अम्ल। चौथा खनिज लवण। उसके बाद पाँचवा आता है विटामिन और छठा आता है जल। ये समस्त पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, यह एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। कुछ भोज्य पदार्थ एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं, तो कुछ इस तत्व की कमी पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुँचते हैं और हमारे भोजन में दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, मक्खन आदि प्रकार के अनाज, फल, साग, सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। ये समस्त पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के जुटाने का कार्य करते हैं। ये पोषक तत्व आपस में मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके अपने विभिन्न प्रकार के विकास एवं क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। इन पौष्टिक तत्वों को भोजन के विशिष्ट अवयव के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, यह तत्व सेल्यूलोज, जिसे कहते हैं हम रोगज। हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर के मल का गति प्रदान करता है तथा आंतों में क्रमांकुचन की गति सामान्य बनाए रखता है। यह पौष्टिक तत्व हमारी सब्जियों एवं फलों के छिलके, साबुत दालों तथा अनाजों की ऊपरी परत व चोकर आदि से प्राप्त होता है। जानवरों में इस तत्व का अपना पृथक ही पौष्टिक तत्व महत्व है, क्योंकि उनके शरीर में इसे पचाने वाला एंजाइम उपस्थित होता है। अर्थात जानवरों का मुख्य भोजन रफेज होता है। क्या होता है? रफेज, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट में क्रियात्मक विकास क्या है, इसका महत्व बताइए। क्रियात्मक विकास के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब आपका आता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास में लिखेंगे कि क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही प्रारंभ हो जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ पेशीय विकास से विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और बच्चा अपने अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इस नियंत्रण के परिणामस्वरूप बालक अपने चारों ओर के भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण में गतिशील हो जाता है। वह स्वयं को वातावरण में समायोजित कर लेता है। उदाहरण के लिए जन्म के समय बालक 1 इंच भी खिसक नहीं सकता, परंतु आयु वृद्धि के साथ साथ वह खिसकना, चलना फिरना, दौड़ना, कूदना, उछलना, पेड़ पर चढ़ना, खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि कौशल सीख जाता है। प्रथम 5 वर्षों तक बच्चों में अत्यधिक क्रियात्मक विकास होता है और धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास को चालक विकास तथा गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति तथा उनकी शक्ति निहित है। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ क्रियात्मक क्षमताओं का होना भी अनिवार्य है। ये योग्यताएं मानसिक विकास में संचालित होती हैं तथा बालक अपने वातावरण में समायोजन हेतु इनका प्रयोग करता है। संवेगात्मक विकास में भी इन क्रियात्मक क्षमताओं का योगदान होता है और बालक क्रियात्मक विकास उसकी कार्यशक्ति निर्धारित करता है तथा इसी प्रकार उसकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। बालक की सफलता असफलता उनके संवेगों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका फिर आपका आता है क्रियात्मक विकास का महत्व। इसमें आता है कि क्रियात्मक विकास का बालक के खेल कूद में भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो उसके व्यक्तित्व को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः संक्षेप में क्रियात्मक विकास के महत्व को हम निम्नलिखित रूपों में जान सकते हैं। जैसे पहला आपका आता है शारीरिक विकास की पूर्णता है तो क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान। दूसरा,
मानसिक विकास में क्रियात्मक विकास सहयोगी भूमिका निभाता है। तीसरा, सामाजिक विकास के क्षेत्र तथा उसमें समायोजन में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा आपका आता है कि संवेगात्मक व्यवहार के निर्धारण में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें फिर पांचवा आपका आता है कि खेल कूद, मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद में भी इनका महत्व स्पष्ट से परिलक्षित होता है। और छठवां नंबर आपका आता है फिर क्रियात्मक विकास में व्यावसायिक सफलता भी जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपका आता है खंड सा। आपका सेक्शन बी के सारे प्रश्न हमने आपको बता दिया। अब खंड सा से केवल आपको 2 प्रश्न निवारे हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है कि पूरक आहार किसे कहते हैं या क्या होता है, पूरक आहार देने की विधि बताइए। फिर 9वां प्रश्न आता है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न, मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। और 11वां प्रश्न कि बाड़ी विकार क्या है, सामान्य बाड़ी विकारों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको टेक्स्ट राइट में यानी कि हाथों लिखित में आपको बताऊंगा, जिससे मैं वीडियो आपको अपडेट करा दूंगा। इसमें लेखन शैली और उसके बाद में फिर आपका जो समझने वाले पॉइंट होते हैं, मुख्य तथ्य होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको लॉन्ग आंसर होने की वजह से आपको थोड़ा कम समझ में आता है, इस वजह से मैं आपको अलग से वीडियो अपडेट करा देते हैं। आपको पूर्ण से समझ में आता है, लेखन शैली भी समझ में आता है कि हम कैसे कॉपी लिखेंगे तो उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अगली वीडियो तक इंतजार करिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपके साथ जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।